नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं आपके यूपी लेखपाल के पर्यावरण पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन। ये आपका 10 अंकों का आने वाला है और ये आपका जो है एकदम नया डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, अभी इसके पहले चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है, आप जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको हिंदी, कंप्यूटर इनकी क्लासेस ली जा रही थी, लेकिन बहुत से लोग लगातार मैसेज कर रहे थे कि मैम वो टॉपिक्स पढ़ाइए जो यूपी पीसीएस मेंस वाले हैं। जैसे कि इसका जो कंटेंट है वो आप देखोगे तो यूपी पीसीएस मेंस का जो सिलेबस है उसी से कुछ कंटेंट आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इस वीडियो में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, फिर आपको इसके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, क्योंकि आपका बेसिक फंडा क्या है, बेसिक आपका यही मुद्दा होना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव ही है, तो आपको जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे पॉसिबल मैं वो करवाऊंगी। फटाफट से क्लास को शुरू कर लेते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड की जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि पढ़ाने वाली वीडियो में बहुत मेहनत लगती है और उसको जब बहुत कम लोग देखते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि इतनी एफर्ट लगा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखो ज़रूर। चलो शुरू कर लेते हैं हम लोग। पहला टॉपिक हमारा जो होगा, आपके उसमें देखोगे सिलेबस में क्या लिखा है, पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इसमें देख लो। पहले मैं आपको क्या बताऊंगी कि पर्यावरण क्या होता है, यानी कि एनवायरनमेंट होता क्या है। तो एनवायरनमेंट जो आपका होता है वो दो घटक से मिलके बनता है। एक आपका जैविक घटक होते हैं यानी कि बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, दूसरे आपके अजैविक होते हैं यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके क्या बनता है आपका पर्यावरण। एक और मैंने चीज लिखी है कि क्या होती है पर्यावरण, मानव, वनस्पति, जीव जंतु, वायु, जल, मृदा, इनका क्या आपस में जो पारस्परिक संबंध होता है वो क्या होता है आपका पर्यावरण कहलाता है। देखो यहाँ पे मैंने ये भी बताया हुआ है कि जो दो घटक हैं आपके जैविक घटक कौन कौन से हैं, पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में आपका क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सब आपके क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। अगर हम बात कर लें ऐसे ही अजैव घटक के, तो कौन कौन से हैं हमारे, जल, वायु, तापमान, मृदा, ये सब मिला के क्या है आपके पर्यावरण बन रहा है। आगे देख लो, जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, पर्यावरण सुरक्षा। तो पर्यावरण सुरक्षा से क्या समझते हो, देखो पर्यावरण सुरक्षा का मतलब यही है कि आपको पर्यावरण की सुरक्षा करनी है। ठीक है, पर्यावरण हमारा क्या रहे, सुरक्षित रहे। ठीक है, एक नंबर में आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि मैम नंबर की मैं ऑफिस में रहती हूँ तो मैं नंबर उठा नहीं पाती हूँ, और ये कंटेंट भी किसी और से ही मैं बनवा रही हूँ कि मेरे लिए टाइप वाइप करना पॉसिबल नहीं है। मैं ऑफिस भी जाती हूँ, पढ़ाऊंगी मैं ही, लेकिन नोट्स वगैरह किसी को बोल के मैं इस समय टाइप करवा रही हूँ। तो एक नंबर लिख लो आप लोग, व्हाट्सएप उस पर करके कोई क्वेरी है आपकी, वो नंबर लिख लो 9026543124। ठीक है, 9026543124। इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई भी क्वेरी है आपकी से संबंधित, नोट्स के संबंधित, या फिर आपकी कोई और क्वेरी है, तो आप मुझे फोन या मैसेज करते हो, मैं जनरली रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जो भी आपकी क्वेरी है आप वो यहाँ पे पूछ सकते हो, आपको बता दी जाएगी। नोट्स की भी जानकारी चाहिए हो या किसी भी चीज़ की आपको जानकारी चाहिए, कोई भी आपको डाउट हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 9026543124। ठीक है, चलो तो अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण सुरक्षा की। तो पर्यावरण सुरक्षा का आशय क्या है, प्राकृतिक जो संसाधन है जैसे कि आपका जल, वायु, मृदा, वन, जैव विविधता, इन सब की रक्षा करना है हमें, संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन करना है हमें, सतत उपयोग ऐसा करना है कि मानव और प्रकृति के बीच संतुलन बना रहे। इस समय देखो क्या हो रहा है, चाहे आपकी कोई विकास परियोजनाएं हैं जैसे कि एक्सप्रेसवे वगैरह बन रहा है या जो भी चीजें बन रही हैं, उससे कहीं ना कहीं क्या होती है, प्राकृतिक चीजें आपकी नुकसान होती हैं, और अब उसका इफेक्ट क्या होता है आपको देखने को मिलता है, कभी बाढ़ आ जाती, कभी कोई त्रासदी आ जाती है। तो ये चीजें हमें क्या करनी, मेंटेन करके चलनी है। दूसरी चीज क्या यहाँ पे लिखी, देखो कि हमें जैव विविधता की रक्षा करनी है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में क्या है, देखो जो अब इस समय अपना जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, देख रहे हो जो क्लाइमेट में इतने चेंज हो रहे हैं, आप देख रहे हो कि आप खुद ही बचपन से अभी तक आप देख रहे होगे कि पहले क्या था, आपके विंटर्स किसी और समय होते थे, अब क्या सीजन शिफ्ट हो गया है, सीजन में अलग तरह से आप देख रहे हो, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगी है। तो वो क्या है, टेम्परेचर जो है वो बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे और खत्म हो चुके हैं। कई जानवर आपको पता है जो क्या है, या तो खत्म हो चुके हैं
या एक्सटिंक्ट होने वाले, एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं, है ना। आपने सुना होगा रेड डेटा बुक जो आपकी है, जहां पर हम ऐसे जानवरों को रखते हैं। तो ये सब क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे कहीं ना कहीं कमी है कि हम पर्यावरण को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है पर्यावरण सुरक्षा की? एक तो प्राकृतिक संसाधनों का क्या हो रहा है, तीव्र क्षरण हो रहा है। आप देख रहे हो पॉपुलेशन क्या है, दिन बाय दिन बढ़ती चली जा रही है। तो आप क्या करते हो, आपको पता है कि खाने में भी आपको क्या करना है, गेहूं जो पहले थोड़ा आप नॉर्मल तरीके से भी उगा लेते तब आपको क्या करना है, उस गेहूं को डबल करना है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, आपको फीड करना है। तो आप क्या करते हो, उसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर, एक्स्ट्रा उर्वरक यानी कि एक्स्ट्रा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जिससे कि पेस्ट ना लगे, कीड़े ना लगे, खराब ना हो आपकी फसल, तो उन सबका केमिकल का प्रयोग करते हो, जो कहीं ना कहीं किसको खराब करती है, आपकी मिट्टी को खराब करती है। ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समय रोड बनाते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन विकास योजनाएं करते जा रहे हैं। जो पानी है वो पानी क्या हो रहा है, आपको बोलते हैं ना पानी को सेव करना है, सेव वाटर कैंपेन भी चल रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर पानी जो हम लोग पानी बारिश हो रही है कुछ हो रहा है, मगर उसको ग्राउंड वाटर में स्टोर नहीं करेंगे, रिजर्वायर बोला था बनाओ, नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, आने वाले टाइम में पानी की कमी होती जाएगी। शहरों में देखो पानी का लेवल नीचे से नीचे चलता चला जा रहा है, बोरिंग हो रही है डे बाय डे, और ढेर सारा लोग पानी वेस्ट भी करते हैं। तो उन सबको हमें क्या करना है, यूज को रोकना है, जिससे कि प्राकृतिक जो चीजें हमें मिल रही हैं वो क्या हो, सही रहे। देखो इस समय प्रदूषण कितना बढ़ता चला जा रहा है, हर तरह का प्रदूषण है, चाहे आपका वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वो सब क्या है आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उनमें क्या हो रहा है, उसकी वजह से दोस्तों आपको पता है कि हर चीज में नुकसान हो रहा है। देखो इस समय एयर क्वालिटी कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि लोगों को मास्क लगा के रहना पड़ रहा है, लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जा रही, लंग्स में इन्फेक्शन हो जा रहा है। ये सब चीजें अच्छे से समझ लो, क्योंकि अभी आगे क्वेश्चन जब कराएंगे तब आपको ये चीजें डाउट ना हो, वहां पे आपका दिमाग चले और आप आंसर अच्छे से दे पाओ। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन पर्यावरण संबंधित होंगे वो सब मैं आपको कराऊंगी टॉपिक वाइज, ठीक। जलवायु परिवर्तन मैंने बता ही दिया कि जलवायु में चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें पर्यावरण सुरक्षा करनी पड़ेगी। पर्यावरण की सुरक्षा हम करेंगे तो क्या होगा, ऐसी चीजों में क्या कर सकते हो आप, रोक लगा पाओगे। जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी आपकी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, क्योंकि भाई उसको जब उस तरह का एनवायरमेंट मिलेगा ही नहीं तो क्या होगी, वो सब समाप्त हो जाएंगी। मानव स्वास्थ्य पर मैंने बता दिया कि बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आगे देख लीजिए, पर्यावरणीय चुनौतियां, ये क्या है, देखो आपका वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में देखो क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, आपके जो वाहनों से, ऑटोमोबाइल, कार, इन सबसे क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, जो पल्ली जलाई जा रही है, इन सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है, अस्थमा हो रहा है, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। और मैंने बता दिया सबसे बड़ी चीज क्या है इस समय, जो आपका एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मतलब बोल रहे हैं जो सांस हम ले रहे हैं वो बहुत जहरीली हवा है जो हम अंदर इनहेल कर रहे हैं। जल प्रदूषण कैसे होगा, ये भी आपका जो इंडस्ट्री से वेस्ट निकलता है, जो आपका सीवेज से वेस्ट जा रहा है, उन सबको क्या है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने की वजह से पानी जो आपका है वो क्या हो जा रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है। फिर उसी पानी को आप पीते हो तो आपको नई तरह की बीमारियां होती हैं। मृदा प्रदूषण, अगर आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड का, इन सब का प्रयोग करोगे तो क्या होगी, आपकी जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो जाएगी। मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी तो क्या होगा, आपका जो आप खाना नहीं, आजकल देखो बोलते हैं हर चीज में क्या है कि हर चीज में केमिकल लगा हुआ है, आप अगर नेचुरल चीज भी खाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल आप खा रहे हो। ध्वनि प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, वनों की कटाई, विकास परियोजनाएं, इन सबसे क्या हो रहा है, आपके पर्यावरण की समस्या आ रही है पर्यावरण की सुरक्षा में। अब आगे देख लो क्या चीज है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान बनाए गए। कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर क्या दिया गया है, आर्टिकल्स दिए गए हैं। एक आर्टिकल आपको दिख रहा है 48 का या फिर 48A होता है, ये क्या है आपका, ये आपका राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पॉलिटी में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां आपको सुना होगा आपने इसको, तो उसके अंदर एक आपका आर्टिकल है जो क्या कहता है कि जो राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा देश के वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है, जिसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये आर्टिकल को हमने कब जोड़ा है, 76 जो आपका 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया है। और ये किस में जोड़ा गया है, आपके भाग 4 में। ये भाग 4 होता है आपका राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत, जिसे आप इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोलते हो, ठीक है। एक और आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, वो क्या है आपका आर्टिकल 51A, जो क्या है आपकी
फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, नागरिक का मौलिक कर्तव्य। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताओगे ये मौलिक कर्तव्य कब आपके जुड़े हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं। देखो जो आपका आर्टिकल 51 का है, बहुत से आपके क्या होते हैं, नागरिकों के कर्तव्य भी होते हैं जो आपको निभाने पड़ते हैं। उसी कर्तव्य में आपका पर्यावरण का संरक्षण भी है, ठीक है। तो आर्टिकल 51 का आपका है, और ये दोनों क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है आपसे कि आर्टिकल 48 का संबंध इनमें से किससे है। एक आपका ऑप्शन होगा पर्यावरण के संरक्षण से, ठीक है, या फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए संविधान द्वारा कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान द्वारा बनाए गए हैं जो कि पर्यावरण को संरक्षित रखते हैं। आगे देख लो, कुछ आपके इंपॉर्टेंट पर्यावरण को बचाने के लिए कानून भी लाए गए जिससे कि क्या रहे, हमारा पर्यावरण की सुरक्षा हो सके, पर्यावरण हमारा अच्छे से चलता रहे जैसे है इस समय। एक उसमें क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 में ये आया। 1972 में आपका क्या आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। फिर दूसरा कौन सा है, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम किस समय आया, 1974 में। फिर कौन सा है, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, ये कब आया, 1981 में। नेक्स्ट क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कब आया, 1986 में आया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है आपका, क्योंकि आपका टॉपिक भी यही है, 1986 में आया। उसके बाद आपकी आई राष्ट्रीय वन नीति, कि वन जितने ज्यादा रहेंगे उतना ही क्या रहेगा, हमारे यहाँ ग्रीनरी रहेगी, उतना ही एयर अच्छी होगी और हर चीज की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। ये कब आई आपकी, 1988 में आया। उसके बाद आपका आता है जैव विविधता अधिनियम, बायोडायवर्सिटी आपका एक्ट आया, ये कब आया, 2002 में। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आपके ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एग्जाम के लिए याद कर लेना, ठीक है। नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, जो नंबर दिया है व्हाट्सएप उसी पे करना, आपको सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। चलो आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन पे आगे हम लोग बहुत ध्यान से आराम से क्वेश्चन पढ़ना, उसके आंसर्स देखना और मुझे बताते चलना, और लास्ट में आपको पता चल जाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण से अभिप्राय है। चारों ऑप्शन पढ़ो और आंसर देखो क्या है, फिर मेरे से मैच कर लेना, और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने आंसर्स सही हुए हैं। पर्यावरण से अभिप्राय है, पहला ऑप्शन है आपका भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है, भौतिक, जैविकीय, सांस्कृतिक तत्वों की अंतरक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन बता दो मुझे दोस्तों, सभी को पता होगा इसका आंसर क्या दिख रहा है कि ये चारों आपके सही है, ठीक है। तो पहले का क्या है आपका, पहले का आपका डी सही हो जाएगा, ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे पर्यावरण के लिए सही है। नेक्स्ट पे चल लें, पर्यावरण किससे बनता है, तो पर्यावरण किससे बनता है बताओ, जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, या फिर सभी से। तो क्या होता है, सभी से बनता है। जीवी घटक आपके जो है, अजैविक घटक जो है, भू आकृतिक घटक, उन सबको मिलाकर क्या बनता है आपका पर्यावरण बनता है। इसीलिए मैंने कहा था जब मैं स्टार्टिंग में क्लास ले रही हूँ बहुत ध्यान से पढ़ो, जिससे कि जो बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वो आप आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सामान्यतया पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस एक वर्गीकरण का अंश नहीं है, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है, जल्दी से बता दो क्लास, इसका क्या आंसर होगा। परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविकीय पर्यावरण, इसमें से क्या आपको लग रहा है जो आंसर होगा। देखो हर चीज का क्वेश्चन का सॉल्व करने का एक तरीका भी होता है। मैं ये नहीं कह रही सारे क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन देखोगे तो पढ़े हुए आए होंगे या नहीं आए होंगे, लेकिन कुछ जगह क्या होता है आपको अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना होता है। जैसे यहाँ देखो जैविकीय पर्यावरण कुछ सेंस बना रहा है, जैविकीय पर्यावरण है ना, जीव जंतु से मिले हुए पर्यावरण ये बना रहा है, तो ये हो सकता है। आगे देख लो सांस्कृतिक पर्यावरण, ये भी हो सकता है, सांस्कृतिक हम पर्यावरण को डिवाइड कर सकते हैं। भौतिक पर्यावरण भी है, लेकिन परिचालन पर्यावरण ये क्या है, ये आपको नहीं लग रहा कि ये वर्गीकरण का पार्ट होगा, ठीक है। तो यही क्या है, इसका आंसर भी सही है, परिचालन पर्यावरण वर्गीकरण का एक अंश नहीं है। बाकी सब में आप पर्यावरण को डिवाइड कर सकते हो, वर्गीकरण उसका कर सकते हो। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की इंग्लिश होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की इंग्लिश में लिख दे रही हूँ, बहुत से लोगों को इंग्लिश में हिंदी में इशू होगा,
तो इसकी इंग्लिश होती है फोटोसिंथेसिस। ये आपका है श्वसन, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन की क्रिया, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, जैव पदार्थों का अपक्षय है, और उसके बाद चौथा आपका क्या है, ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। ये 4 चीजें लिखी हुई हैं। ऑप्शन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? बताओ इनमें से कौन सी क्रिया है जो आपकी क्या करती है, कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। बहुत ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी ये टफ नहीं है, बहुत आसान है, सभी लोग बता सकते हो मुझे लगता है। तो इसका आंसर सब लोग सोचो क्या है, फिर जब मैं बताऊं उसे मैच जरूर करना। बार बार कह रही हूँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने सही हुए। तो इसका क्या है, देखो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, पेड़ करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए। भोजन जो बनाता है पेड़, वो कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो जब भोजन बनाता है तो किसका यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, और निकालता किसको है, ऑक्सीजन को। तो ये तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को निकाल रहा है, तो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं ऐड करेगा, ठीक। रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक। जैव पदार्थों का अपक्षय जो है वो भी आपका नहीं करता कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज, लेकिन ज्वालामुखी क्रियाएं जो हैं वो क्या करती हैं, ज्वालामुखी जो निकलता है, फटता है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज होता है। और जैव पदार्थों के अपक्षय से भी क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो सिर्फ आपका कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो आपका ऑक्सीजन को रिलीज करता है। बाकी सब आपके क्या करते हैं, बाकी सब आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? फिर वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज को बदल दिया है। तो बताओ कौन सा इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, ये क्या करता है, ये तो मैंने बताया अभी, कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हो ना, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हो, तो ये तो ऐड करेगा। जैविक पदार्थों का क्षय भी बढ़ाएगा, ज्वालामुखी क्रिया भी बढ़ाएगी, क्या नहीं बढ़ाएगा, वो आपका है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, इसलिए ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो आपको ये सारे चक्र हो सकता है पता हो, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, बेसिक से जानकारी देखो। सौर विकिरण यानी कि सन का सबसे ज्यादा यूज किसमें होता है? अगर आपने जल चक्र पढ़ा होगा, वाटर साइकिल सभी ने जरूर पढ़ी होगी, इसका आंसर भी यही होगा, सभी ने पढ़ी होगी। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, जो आपकी सन की धूप की गर्मी है वो क्या करती है, पानी पे पड़ती है। तो पानी पे जब पड़ती है तो क्या होता है, पानी पे पड़ती है तो वो क्या होता है, वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है ना, भाप बन जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम इंग्लिश में इवेपोरेशन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, है ना। तो ये सबसे पहले कहाँ पे आप देख रहे हो, सौर का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे हो रहा है, सौर का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट भूमिका है। वैसे तो सन जो है वो आपको पता है कि एनर्जी की मेन फॉर्म है, प्राइमरी सोर्स है, हर जगह इसका यूज होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे इसका है, जल चक्र में है। क्योंकि जल चक्र में क्या बताया मैंने, सन की धूप पड़ती है तो क्या होता है, पहला प्रोसेस पानी क्या होता है आपका, भाप बन के ऊपर जाता है, वही क्या होता है आपका, इवेपोरेशन होता है, ठीक है। फिर कंडेंसेशन होता है, जहां बादल बन जाते हैं, फिर बारिश होती है, वो प्रेसिपिटेशन होता है। तो वो छोड़ दो, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें है, जल चक्र में है। नेक्स्ट देख लो, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के चारों ओर जो एक गैस के समूह है उन्हें हम क्या बोलते हैं, भूमंडल, जलकण, वायुमंडल या फिर जलमंडल। तो क्या बोलते हैं उनको, उनको हम बोलते हैं वायुमंडल। 7 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन हमारा क्या है, वायु एक क्या है? वायु क्या है बताओ मुझे जल्दी से। वायु एक यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या फिर विद्युत अपघट्य है। तो क्या है वायु? वायु तो आपको पता है कि मिक्सचर होती है ना, एयर क्या होती है, एयर मिक्सचर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ढेर सारी गैसेस होती हैं। अब आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि ज्यादातर लोगों को पता होगा, एयर की कंपोजिशन आपको बतानी है मुझे कि एयर में कौन कौन सी गैस पाई जाती है, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होती है ना। आपको मुझे बताना है इन सब का परसेंटेज कितना है, कमेंट सेक्शन में ये बताना है मुझे कि एयर का परसेंटेज कितना है। जिसको पता है बहुत बढ़िया,
नहीं पता है तुरंत गूगल पे सर्च करके देखना कि नाइट्रोजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ऑक्सीजन कितना है, और जो अदर और एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, जैसे कि आर्गन, ठीक है, ये कितना होता है। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। वायु में अगर आप देखोगे, इसीलिए मैंने कहा कि पहले क्वेश्चन है पीछे वाले में कि अगर नहीं पता है तो वायु में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है, जरूर देख लो विद परसेंटेज। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये सिंपल सी चीज ज्यादातर लोगों को पता होती, नहीं पता है तो जरूर एक बार देख लो। तो नोबल गैसों में कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है, आपको बताना है। हीलियम बताओ, आर्गन, रेडॉन और नियॉन। तो कौन सी नहीं पाई जाती इसमें, रेडॉन नहीं पाई जाती, ये आपकी रेडियो एक्टिव है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बाकी आपका हीलियम, आर्गन, नियॉन ये सब आपकी वायु में पाई जाती है, ठीक है, रेडॉन नहीं पाया जाता। रट लो, कई बार ये क्वेश्चन बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे हो सकता है पूछा जाए यहाँ पे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका आंसर क्या है आपका 9 का सी है, रेडॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, मैंने शुरू में ही आपको बोल दिया कि आपको क्या करना है, देख लेना है नाइट्रोजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ऑक्सीजन कितना है। जिसने देख लिया होगा पीछे वो यहाँ पे आंसर दे लेगा। तो जब मैं कोई चीज बोलती हूँ क्लास के टाइम में कि आप ये काम कर लो, तो उसको कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और क्लास अच्छी लगे प्लीज आप इसको लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हाइप का भी एक नया वो आया, तो हाइप भी कर दोगे तो वीडियो और लोग तक पहुंचेगी, ठीक है। तो इतना करना, तो मैं और कंटेंट लेकर आऊंगी आपके लिए, अगर आपको पसंद आता है तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ लेकर आऊंगी, ठीक है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, बिल्कुल सही, इसका आंसर है आपका डी 78। बाकी क्वेरी के लिए आपको मैंने नंबर दे दिया, अभी लास्ट में फिर से नंबर बता दूंगी, व्हाट्सएप आप उस पर करके नोट्स के लिए जानकारी जो भी आपको चाहिए क्वेरी आप वहां से पूछ सकते हो। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, बताओ किस एक का संबंध किससे नहीं पूछा जा रहा है, पर्यावरणीय सुरक्षा से। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में पर्यावरणीय सुरक्षा को बहुत अच्छे से समझाया था, तो मुझे बताओ कौन सा इसमें से पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है। कागज के थैलों का प्रयोग, वातानुकूलन, गरीबी कम करना या फिर धारणीय विकास। तो इसमें से कौन सा, देखो आपको लग रहा है कि मतलब पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है, किसका नहीं है, गरीबी कम करना है ना। गरीबी कम करना का जो मतलब मोटिव है उसका पर्यावरण सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। हमारा जो एसी या वातानुकूलन होता है वो पर्यावरण को इफेक्ट करता है, कागज की थैलों का प्रयोग भी पर्यावरण सुरक्षा के लिए अच्छी चीज है। धारणीय विकास आपका भी मैं आगे बताऊंगी, क्योंकि आपका ये टॉपिक भी एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी जिसे आप बोलते हो, ठीक है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, धारणीय विकास की हिंदी यही होती है, धारणीय विकास का इंग्लिश जो होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट ऐसे किया जाए कि जो आपकी प्रकृति है, जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका ज्यादा क्षरण भी ना हो। मतलब हम इस तरह से बनाए चीजों को, जैसे कि देखो अगर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है तो क्या बोला जाता है कि आप कोशिश ये करो कि ऐसे लेके जाओ जहां बहुत ज्यादा जंगल या पेड़ ना काटने पड़े, और अगर काटने ही पड़े तो आपको तुरंत सेम टाइम पे क्या करना है, आपको फिर एक्सप्रेसवे में भी क्या होता है, तुरंत कुछ रूल्स होते हैं कि आपको यहाँ यहाँ इतने इतने पौधे तुरंत लगाने हैं, तुरंत आपको पेड़ों को वो भी करना है, ठीक। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, क्या कहते हैं, डेवलपमेंट करना है जो सस्टेनेबल हो, यानी कि प्रकृति को जहां से कम नुकसान हो। इसको मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में, क्योंकि ये आपके टॉपिक में भी है, तो मैं पढ़ाऊंगी इसको। अभी यहाँ पे देख लो किसका संबंध किससे नहीं, तो गरीबी कम करने का संबंध नहीं है। नेक्स्ट देख लो, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे आप इंग्लिश में नीरी बोलते हो, ठीक है, नीरी बोलते हैं, तो ये कब और कहां स्थापित किया गया था। तो ये कब और कहां स्थापित किया गया था आपका, इसका आंसर है 1958 नागपुर। ऐसे भी याद रख सकते हो, एन से नीरी है और एन से क्या है आपका नागपुर। तो नीरी कहां पर है, यानी कि आपका राष्ट्रीय पर्यावरण जो शोध संस्थान है, इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी इंग्लिश है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है आपका नागपुर में। कब डेवलप किया गया आपका, एस्टैब्लिश किया गया ये आपका 1958 में। नेक्स्ट देख लो, NEA से क्या आशय है। चार ऑप्शन दिए हुए, फटाफट से पढ़ लो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या है। NEA से क्या आशय है, तो क्या आशय है NEA से आपका, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी। इसका आंसर क्या है, बी, नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो विश्व मौसम विज्ञान
का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में, रोम में, सिडनी में या फिर टोक्यो में? तो अगर पता होगा, अगर आपने पेट के लिए पढ़ाई की होगी, तो मैंने बहुत ट्रिक से आपको एक वीडियो बनवाई थी, छोटी सी वीडियो बना के दी थी, जिसमें आपके हेडक्वार्टर्स थे, इंटरनेशनल जो हेडक्वार्टर्स थे आपके, वो मैंने आपको पढ़ाया था कि जेनेवा में क्या क्या है, और बहुत अच्छी एक स्टोरी से आपको समझाया था। काफ़ी लोगों को पसंद भी आई थी वो वीडियो, तो अगर देखी होगी आपने तो ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है। बिल्कुल सही आपका ये जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। तो 14 का आपका आंसर ए है। बहुत छोटी सी वीडियो बनाई थी, नहीं है तो अभी भी देख सकते हो, चैनल पे पेट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई, वहां आपको इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे, उसी में मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहाँ पर है? जेनेवा में है। UNEP, ठीक है, ये सब देखो जितनी चीजें बता रही हूँ आपको एनवायरमेंट से जरूर जो लिंक चीजें हैं उन्हीं को मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। तो UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो बताओ मुझे इसका आंसर। UNEP आपका जो है ये कहाँ पर इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय दोस्तों इसका आंसर होगा सी, नैरोबी केन्या में है। ठीक है, 15 का आपका सी आंसर है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है आपका? एम्स्टरडैम में, नीदरलैंड में है। ठीक है, 16 का आपका ए हो जाएगा एम्स्टरडैम। नेक्स्ट देख लो, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? मैंने पीछे आपको एक टेबल पढ़ाई थी जहां पर आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन नीति, जैव विविधता वाला संरक्षण, जल प्रदूषण का निवारक अधिनियम, ये सारे अधिनियम पढ़ाए थे। तो पर्यावरण संरक्षण मैंने तब भी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टॉपिक भी वही चल रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? ये आपका हुआ है 1986 में। 17 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम भी है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम का, एक और नाम है। कौन सा नाम है मुझे बताओ? छाता विधान, यानी कि अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। इंग्लिश इसकी क्या है? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? छड़ी मुबारक पर्यावरण विधान या फिर इको संरक्षण अधिनियम। तो क्या होगा देखो इसका आंसर है आपका छाता विधान। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है इसका अन्य नाम क्या है? छाता विधान या फिर अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो कौन सा इसमें से संबंधित है बताओ? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति। नीचे दिए हुए कूट से आपको बताना है कि सही उत्तर इसमें से क्या है। तो बताओ फटाफट से आंसर देख, ऑप्शन देख लो और मुझे बताओ पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से क्या संबंधित है। तो ये देखो चारों आपके पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। वन नीति, और ये तो मैंने आपको सीधे सीधे बताई भी है। औद्योगिक नीति जो है वो भी आपकी पर्यावरण के लिए बनाई गई कि इंडस्ट्रीज में से जो वेस्ट जाना है वो कैसे जाना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट से निकाल के जाना है, जैसे कि जल से, एयर से, में क्या हो, कम से कम प्रदूषण हो। शिक्षा नीति भी आपकी कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ी हुई होती है, पर्यावरण के बारे में आपको समझाया जाता है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जो शिक्षित लोग हैं वो क्या होगा, हो सकता है अवेयर हो अपनी चीजों के प्रति। वो जैसे अब आपको क्या है, जो नहीं पढ़े लिखे उनको बोल दिया था कि आप ये डाल लो, ऐसे कर लो तो आपकी खेती अच्छी हो जाएगी, उनको उसके प्रोज और कॉन समझ में नहीं आते, क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। बस वो सोचते कि ठीक है हमारी चीजें दोगुनी हो जाए। लेकिन शिक्षित अगर होगे आप तो आपका क्या होगा, पर्यावरण को सुरक्षित रखोगे आप। दूसरी चीज, शिक्षा नीति में भी ये चीजें आपकी जोड़ी जाती हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा को में हमें क्या क्या हेल्प करनी। देखो इसीलिए स्कूल में कई बार आप देखते हो कैंपेन लगता है, क्या कहते हैं, पेड़ वगैरह लगाए जाते हैं और भी कई चीजें। तो देखो कि चारों चीजें क्या है हमारी, कहीं ना कहीं पर्यावरण की संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो आपका क्या है, वो भी आपका क्या कहते हैं, आपके इसके पर्यावरण की सुरक्षा से ही संबंधित है। जो कई बार कुछ आपको करना होता था, जैसे मान लो किसी इंडस्ट्री ने कुछ किया, तो आपको क्या होता था, सीधे आप कोर्ट में जाते थे, वहां जाके उस चीज को करते थे, तो क्या होता, बहुत टाइम लग जाता था। तो उसके लिए क्या किया गया, एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया, जो कि क्या होगा, इन सब चीजों का फैसला वो जल्द से जल्द कर देगा। ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, यमुना नदी में पोल्यूशन हो रहा है, किसी नदी में पोल्यूशन हो रहा है, किसी कंपनी की, किसी इंडस्ट्रीज की वजह से, तो वो सारा फैसला कौन कर देगा, इसीलिए ट्रिब्यूनल बनाया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये भी आपका पर्यावरण से संबंधित है। और ये कब बनवाया गया, ये आपका 2010 में बनाया गया। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और मैं आपको नंबर एक बार फिर से बता दे रही हूँ, क्योंकि नंबर मेरा नहीं है, नंबर दूसरे का है, लेकिन ये सारे रिप्लाई आपको दे देंगे, क्योंकि कंटेंट भी इसमें पूरा बना रहे हैं जो है। ठीक है, पूरा कंटेंट वगैरह सब चीज़ बना रहे हैं।
तो आपको सारी चीज़ों की हेल्प, जो भी रिप्लाई, जो भी क्वेरी, सब तुरंत आपको मिलेगा। अदरवाइज आप मुझसे पूछते हो तो मैम नंबर दे दी तो मैं उठा नहीं पाती हूँ, मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ। तो ये नंबर क्या है, लिख लो 9026543124। लेकिन आपको क्या करना है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है। ये व्हाट्सएप आपको करोगे तो आपको सारे रिप्लाई, जो भी आप क्वेरी बोलोगे, ये आपको तुरंत से तुरंत रिप्लाई इसका मिल जाएगा। ठीक है, 9026543124। और कोशिश मैं ये करूँगी कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम भी और जो इसके क्वेश्चन है वो करवा दूँ और इस टॉपिक को जल्द से जल्द खत्म करवा दूँ। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना मुझे, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और वीडियो को हाइप भी ज़रूर करना। धन्यवाद।